तीसरी तरीके की अंडरस्टैंडिंग जो करंट की है वो ये है कि ना तो प्रोटॉन मूव करते हैं, यानी ना तो न्यूक्लियस ना तो मूव करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मतलब पूरे में गोल गोल मूव जो करने की अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्ट्रॉन पूरा राउंड मारता है तब करंट फ्लो करता है यहाँ से यहाँ तक, ये अंडरस्टैंडिंग गलत है तीसरे तरीके से देखें तो। क्योंकि तीसरे तरीके से ये बोला जाता है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये वाइब्रेट करते हैं। क्यों वाइब्रेट करते हैं मैं समझाता हूँ। इस जगह पे देखो, देखो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आ जाता है प्लेट की, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं इस प्लेट की तरफ, ठीक है। ये होता है, ये नॉर्मल है। इसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है इनके बीच में लगने वाला फोर्स, इस पॉजिटिव प्लेट के पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये खिंचता हुआ मूव करता हुआ इसकी तरफ जाता है। और इसकी तरफ जैसे जैसे जाता है तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव करता है और इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल होने की वजह से इस तरफ मूव करता है, इससे दूर इधर की तरफ या इधर की तरफ मूव करता है। तो चलो इससे दूर जाएगा तो इधर की तरफ मूव करेगा, तो वायर में थोड़ा इधर उधर का भी मोशन होता है। तो पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इधर गया, नेगेटिव चार्ज इधर आया। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ये एक एटम था, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या बन गया, एक डिस्टेंस बन गया। अब आपको पता होगा अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस बनता है ना, तो एक एटम की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे ये चार्जेस दूर चले जाते हैं इनके बीच में एक स्टेबिलिटी के लिए अगेन एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है। जितना ज़्यादा इनका डिस्टेंस बनेगा उतना वो फोर्स क्रिएट होगा। तो जैसे जैसे इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है इसकी वजह से, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से जिसने अट्रैक्शन लगाया इस पर और जो रिपेल करा है इसको, उसकी वजह से जो इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है एक डिस्टेंस आएगा जब इनका अट्रैक्टिंग फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसके खींचने और रिपेल करने के फोर्स को ओवरकम कर देगा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा इनके बीच का अट्रैक्शन का फोर्स। तब क्या होगा, अभी ये दूर जा रहे थे, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया था, पॉजिटिव इधर आ गया था, दूरी बनी थी इन दोनों के बीच में। लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा कि इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये दोबारा पास आएंगे एक दूसरे के, तो दोबारा से नेगेटिव पॉजिटिव पास आ जाएंगे। फिर ये इतने ज़्यादा पास आ जाएंगे कि इनके बीच में रिपेल करने का फोर्स एक बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास नहीं आ सकता, ये इलेक्ट्रॉन है और ये पूरा एटम का न्यूक्लियस। तो जब ये ज़्यादा पास आ जाएंगे तो दोबारा से इनमें रिपेल फोर्स बनेगा ऊपर से। जब पास आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव चीज़ भी इस इलेक्ट्रॉन पे दोबारा अट्रैक्शन लगाएगी और इस प्रोटॉन इस न्यूक्लियस पे दोबारा रिपेल करेगी, तो दोबारा ये दूर जाएंगे, दोबारा ये ऐसे हो जाएंगे। फिर दोबारा से इनका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा एक डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ने की वजह से, जैसा स्टेबिलिटी के लिए करता है एक एटम, तो दोबारा पास आ जाएंगे। तो आपको समझ रहे हैं, कभी दूर कभी पास, तो इसे क्या कहेंगे, वाइब्रेशन मोशन, कभी दूर कभी पास। ये तो इस तरह का मोशन हो गया कि पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, कभी ये उधर जाता है ये इधर जाता है, फिर थोड़ी देर में ये पॉजिटिव चार्ज इधर आता है ये इधर आता है, फिर दोबारा से पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है वो उधर जाता है, और यही चलता रहता है प्रोसेस। तो इसको ऐसे 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 वाला वाइब्रेशन कहेंगे। तो करंट इज जस्ट अ वाइब्रेशन, ये तीसरी थ्योरी कहती है जो सबसे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो करंट की बात होगी। डाइलेक्ट्रिक की बात बस ये है कि जो कंडक्टर्स आएंगे, ये कंडक्टर्स की बात हो रही थी अभी, तो कंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। फ्री का क्या मतलब है, देखो फ्री का मतलब है कि न्यूक्लियस से इतने ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डिस्टेंस, मान लो इतना दूर तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ये वाला इतना दूर जा सकता है। तो ये जो दूरी का पैरामीटर है कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड का मतलब है इलेक्ट्रॉन काफ़ी हाई डिस्टेंस भी, मतलब एक लेवल का हाई डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर सकता है, ये कंडक्टर्स में होता है। पर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड, मगर इंसुलेटर जितना टाइटली बाउंडेड नहीं है। मतलब इंसुलेटर में तो होता है कि इलेक्ट्रॉन इतना टाइटली बाउंडेड है कि ये जो वाइब्रेशन की मैंने यहाँ बात की ना, पास दूर जिससे करंट फ्लो कर रहा है, इंसुलेटर में इतना टाइटली बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन कि ये वाइब्रेशन ही पॉसिबल नहीं है। ना वाइब्रेशन, ना पहले वाले तरीकों से ना मोशन पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। तो इंसुलेटर में तो करंट फ्लो ही नहीं करता। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्रीली बाउंड है, मतलब एक डिस्टेंस तक जा सकता है, और इन थ्योरीज के हिसाब से देखें जो चल सकते हैं, तो फिर तो इलेक्ट्रॉन एटम से दूर ही निकल सकता है, ठीक है। अलग अलग थ्योरीज, दूर ही निकल सकता है फिर तो इलेक्ट्रॉन पूरे एटम से, और घूम कर जा भी सकता है, ठीक है। तो कंडक्टर्स में होता है ये लूजली बाउंड, यानी कि या तो एक डिस्टेंस तक जाया जा सकता है, एक डिस्टेंस तक जाया जा सकता है कंडक्टर्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन दूर जा सकता है न्यूक्लियस से, या तो इलेक्ट्रॉन पूरे एटम को छोड़ के जा सकता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। इंसुलेटर की होती है कि इतना ज़्यादा टाइटली बाउंड है कि थोड़ा दूर भी नहीं जा सकता। और इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में एक स्टेट आती है डाइलेक्ट्रिक्स की।
डाइलेक्ट्रिक्स की एक स्टेट आती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। वहाँ क्या होता है कि थोड़ा सा ही डिस्टेंस दूर जाया जा सकता है। तो बिल्कुल हल्का सा डिस्टेंस जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है ना, तो हल्के से डिस्टेंस की वजह से कहते हैं कि इट इज़ क्रिएटेड अ डायपोल, जिसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों की बात होती है, लेकिन जो हम कंडक्टर्स में बात करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, वो बस आधी नॉलेज देने के लिए होता है। प्रोटॉन के बारे में भी बताना चाहिए कि या तो टाइटली बाउंड है, क्योंकि अलग अलग करंट की थ्योरीज है, हम तो थ्योरीज देते हैं, तो प्रोटॉन की बात भी यहाँ की जाती है। मुझे लगता है वाइब्रेशन वाला सबसे सही है, क्योंकि वाइब्रेट होने भी चाहिए इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से।